वेलकम टू ए के हिस्ट्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। जैसा कि आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो आपके लिए एजुकेशन का जो मॉडल पेपर है वो आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप बीए थर्ड ईयर में शिक्षा शास्त्र ले रखे हैं तो इसका हल यानी कि मॉडल पेपर फर्स्ट का आप लोग ज़रूर देख लीजिए कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में यही आते हैं और अलग कुछ अच्छे से आपके लिए तैयार किया गया है वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उसी तरीके से आपको मिलेगा। बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे आपका मॉडल पेपर तैयार है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और अगर ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब आपको कॉपी लिखना होगा कि कॉपी में कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना पेपर भी तैयार कर लेंगे और अच्छे से अपना। तो चलिए चलते हैं लेके आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा आपका कुछ इस तरीके से आपका पेपर है। पेपर में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो आपका, वो शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार। यहाँ पे आपका दे रखा है कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। बढ़िया ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ का तात्पर्य क्या है, यूनिसेफ का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताना होगा। यानी कहा गया है जून 1980 में शिक्षा के क्षेत्र से यूनिसेफ की सहायता से विश्वव्यापी सर्वेक्षण और मूल्यांकन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा में यूनिसेफ के आर्थिक योगदान की सांख्यिकीय पर्यावलोकन किया गया है। यानी कि गुणात्मक मूल्यांकन से निम्नलिखित में इसमें आपका प्रयास किए गए हैं जो सभी बच्चों के प्रभावात्मक ढंग से शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए व्यापक सुधार कार्यक्रम पर अभी तक केवल कुछ ही देशों में क्रियान्वीकरण किया गया है। यानी कि अगर बात करें इसमें तो जो ये यूनिसेफ है, उस शिक्षा के लिए प्रतिवेदन किया गया है, जो ये को शिक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। बात करेंगे आपके सर्वेक्षण। हाँ, फिर आगे आपका दे रखा है अधिकांश देशों में यूनिसेफ के माध्यम से काफ़ी सुधार हुआ है। यूनिसेफ के सहयोग से पठन पाठन सामग्री विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने की में भी सफलता मिली है। विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पानी, भोजन, संतुलित आहार और बच्चों के पालन पोषण आदि में संबंधित शिक्षा का समावेश कराने में पूर्ण सफलता नहीं मिली। तो यही आपका यूनिसेफ है। यूनिसेफ अब आपका आता है कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर में आपको पूछा जाएगा कि कंप्यूटर वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है, उनका संचयन करता है, उनको संशोधित करता है तथा परिणाम देता है और उन्हें पुनः प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि अगर कंप्यूटर का मतलब ये होता है, अगर कोई हम डाटा देते हैं तो वह डाटा हमें वापस देता है। यानी कि कोई चीज़ हम उसको उसमें अगर सेव करते हैं या कोई चीज़ हम किसी चीज़ को उसमें एंटर करते हैं तो वो चीज़ हमें इनपुट और आउटपुट का मतलब प्रदान करता है। तो यही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का हमारी एक ऐसी स्वचालित मशीन है, कोई डाटा हम उसको देते हैं तो वह हम उसको वापस अपने तरफ से वो मुझको प्रदान करता है। तो इसका कंप्यूटर का मतलब यही होता है। अब बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी होता क्या है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि विश्वविद्यालय जो इंटरनेट के माध्यम से अपना कार्य संचालन कर रहे हैं, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं वे इंटरनेट के माध्यम से जो अपना कार्य संचालन कर रहे हैं वो ई यूनिवर्सिटी या आभासी विश्वविद्यालय कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ई विश्वविद्यालय या क्या कहते हैं उसे, यूनिवर्सिटी, आभासी यूनिवर्सिटी कहते हैं। इन विश्वविद्यालय से विभिन्न प्रकार के डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ तक कि पीएचडी कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इनका वातावरण परंपरागत अधिगम प्रणाली के आधार पर ही कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इन विश्वविद्यालयों की परिधि असीमित है। इस विधा में विद्यार्थी केवल संचार के उपकरणों व माध्यमों के द्वारा ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसका मूल्यांकन भी ई माध्यम के द्वारा होता है। यानी कि बात करेंगे तो इस विश्वविद्यालय में
डिजिटल लाइब्रेरी होती है, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण होते हैं, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन, फिर सीडी रोम संसाधन, वेब संसाधन, ई जर्नल, नेटवर्क, समाचार तंत्र, इलेक्ट्रॉनिक सम्मेलन, बुलेटिन बोर्ड, सर्विस तथा डिस्काउंट फोरम आदि, ये चीज़ें उसमें क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में यही होता है हमारा वर्चुअल यूनिवर्सिटी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब वहाँ पे आपको अपनी भाषा में अगर बात करें तो वो आपको क्या करता है कि वर्चुअल इंस्टीट्यूट में यानी यूनिवर्सिटी में अपने तरीके से सिखाया जाता है। वहाँ पे डिजिटल व्यवस्थाएं उपस्थित होती हैं, तरह तरह के कोर्सेस होते हैं, आपको डिग्रियां प्राप्त करने के लिए अलग अलग कोर्सेस होती हैं। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मतलब यही होता है। अब बात करेंगे प्रौढ़ शिक्षा क्या है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपको इसमें बताएंगे कि प्रौढ़ शिक्षा से क्या तात्पर्य है। अब प्रौढ़ शिक्षा क्या है। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो प्रौढ़ों को दी जाती है, यानी कि प्रौढ़ का मतलब होता है वृद्धों को दी जाती है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता है जो दीर्घ आयु के होते हैं, यानी कि जो क्या होते हैं, दीर्घ आयु के होते हैं, यानी कि बहुत बड़े ही उम्र के होते हैं, उनको ये शिक्षा दी जाती है। अथवा सामान्य रूप से जिनकी अवस्था 18 वर्ष की आयु से अधिक होती है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि यह निरक्षर लोगों के साक्षर बनाती है। सीखना, पढ़ना या गणना का ज्ञान कराना उसका मुख्य कार्य है। सन 1947 में, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि सन 1947 ईस्वी में यहाँ पे आपका आता है प्रौढ़ शिक्षा में 1947 ईस्वी में आपका जो होगा, ये 1947 ईस्वी का मेन आपका माना जाता है कि राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के सभा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल क्या है, वयस्क को साक्षर बनाना मात्र नहीं, बल्कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार की शिक्षा आती है जो प्रत्येक नागरिक को जनतांत्रिक व्यवस्था को विवेकपूर्ण सदस्य बनाए। यानी कि 1947 में उन्होंने क्या कहा, अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने, कि सभी को शिक्षा अनिवार्य है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे क्लियर होता है। अब बात करेंगे आपको वैश्विक तापन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है। वैश्विक तापन में आपको अब आपका वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या है। वैश्विक तापन एक प्राकृतिक घटना है, यानी कि वैश्विक तापन जो है वो एक प्राकृतिक घटना है जो वर्तमान समय में भूमंडलीय उष्णता एक जटिल समस्या है। इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। इस विशेष रूप से कार्बन आधारित, यानी कि कार्बन आधारित ईंधन, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से उत्पन्न हुआ प्रदूषण है। जैसे जैसे जलाए जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ रही है, जैसे GHG यानी ग्रीन हाउस गैसें की परतें मोटी हो जा रही हैं, ये धरातल में होने वाले पार्थिव विकिरण को रोकती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। भूमंडलीय उष्णता के कारण संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। यही हमारा क्या होता है, वैश्विक तापन होता है। वैश्विक तापन का मतलब होता है जैसे जैसे प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद में फिर आपका डीजल पेट्रोल का दहन हो रहा है, दहन उसका प्रदूषण धीरे धीरे बढ़, जैसे जैसे वस्तुएं जलाई जा रही हैं उसमें जो ईंधन की मात्रा बढ़ रही है, जैसे ग्रीन हाउस से जो ग्रीन हाउस है हमारी, उसकी परतें मोटी हो रहा है और गर्मियों का हालतें ख़राब हो रही है कि उसमें गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं वैश्विक तापन। वैश्विक तापन में आपको ये बताया। फिर आपका हम आपको बताएंगे DWCD, यानी कि DWCD क्या है। DWCD का मतलब होता है यानी कि भारतवर्ष में यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त के महत्वपूर्ण संस्था, यानी कि जो यूनिसेफ से DWCD है, ये आपका यूनिसेफ के द्वारा ये की सहायता से ये एक मान्यता प्राप्त की है जो महिला विकास कार्यक्रम की कार्यान्वयन का कार्य कर रहा है। यानी कि ये किसके कार्य कर रहा है, ये महिला विकास, यानी किसके कार्य कर रहा है, ये आपको महिला, ये आपका क्या किसके कार्य कर रहा है, ये महिला विकास के कार्य में कार्य कर रहा है। महिला विकास के इसमें क्या किसमें कार्य कर रहा है, महिला विकास के कार्यक्रम में कार्य, जिसका डिपार्टमेंट है इसका फुल फॉर्म होता है DWCD का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसका मतलब DWCD का मतलब ये होता है। उसके बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा, यह संस्था उन कार्यक्रमों की सहायता देने का तत्पर है जिनका कार्यक्षेत्र बाल विकास, महिला विकास तथा स्त्री शिक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्त्री पुरुष के समान अधिकार तथा समान अवसरों के प्रावधान ध्यान में रखते हुए आज ऐसी विकासात्मक योजनाएं चल रही हैं जिनका संबंध महिलाओं के विकास के अंतर्गत रोजगार दिलाना, धनोपार्जन कार्यक्रम, उसके बाद महिला कल्याण व सहायक सेवाओं द्वारा महिलाओं में एक नवीन चेतना जागृत करना। केवल कार्यक्रम महिलाओं को विशेष निम्न आय वर्ग जैसे सुरक्षित व सस्ते आवास यानी वुमेन हॉस्टल्स दिलाने की योजना भी चल रही है। तो इसके अंतर्गत ये सारी योजनाएं आपको DWCD के अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे आपकी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को है क्या? यूनेस्को में आपको बताऊंगा कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, यानी कि एक वह नीति है। जैसे अपने यहाँ पहले आया था, मान के चलो पहले आपका आया था एक शिक्षा नीति आई थी, फिर उसके बाद में फिर आया आपका तो ये आपका एक शिक्षा यूनेस्को का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसका स्थापना माना जाता है, वो कब माना जाता है? वो माना जाता है 14 नवंबर 1945 को। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1945 को माना जाता है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पे प्रारंभ में इसकी 20 सदस्य थे। प्रारंभ में इसके कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे, परंतु अब तक इनकी संख्या 160 हो गई है। यूनेस्को का उद्देश्य था कि शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से न्याय, कानून के शासन, मानवीय और मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के प्रति मानव जाति से आधार भावना का उत्पन्न करना था। यूनेस्को हृदय परिवर्तन में विश्वास रखती थी। एस राधाकृष्णन के शब्दों में कहा गया है कि सच्ची शांति मानव कल्याण के आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। शांति और संतोष परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यूनेस्को के 3 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से? एक सामान्य सम्मेलन, दूसरा आपका प्रशासन परिषद और तीसरा आपका था सचिवालय। अब सचिवालय में शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक शिक्षा तथा प्रचार के साधन एवं प्राविधिक सहायता आदि विभागों के माध्यम से यह अपना दायित्व संपन्न करता है। यानी आपका यूनेस्को ये सारी चीज़ें आपके शिक्षा के आविष्कार को बढ़ाता है। अगर अपनी भाषाओं में अगर बात करें तो जैसे कोई चीज़ अपने यहाँ एक संगठन बनाया जाए, उसमें आपको शिक्षा के प्रति भी जागृत किया जाए, उसमें ये चीज़ें आपको बढ़ाई जाए, वहाँ से उस देशों के सदस्य यानी कि आपने कई देश के सदस्य इकट्ठा कर लें, तो इसमें आपको शिक्षा के बारे में अपने अपने यहाँ के उसको पेश करना होता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको बताई जाएगी। अब आपको यहाँ पे बताएंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ये भी आपके प्रश्न बहुत ही पूछ जाते हैं और सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलते भी हैं। अगर ऐसा आपको अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में आपको इसमें हम आपको थोड़ा अजीब मतलब अलग तरीके से समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, ये अपने यहाँ का है। इसमें आपका राष्ट्रीय साक्षरता के लिए आपको नियम लागू कराया गया था, एक नियम चालू कराया था, उसमें आपको थोड़ा अलग अलग बातें कही गई थी। तो इसमें थोड़ा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को कैसे लिखना है आपको मैं बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, क्योंकि लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिलता है। क्योंकि इस तरीके से मैं आपको और सारी जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं ज़रूर तैयारी करवाऊंगा। अब बात करेंगे इसमें आपका राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कि वर्तमान में साक्षरता को मानव संसाधन विकास के एक अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि एक अपरिहार्य घटक के रूप में ये लिया गया है, यानी कि मानव के संसाधन विकास में यह सूचना और प्राप्ति इसमें भागीदारी करने के लिए एक आवश्यक यंत्र है। यह व्यक्ति के विकास एवं राष्ट्रीय प्रगति के लिए पूर्व रेखा के एक आवश्यक है। भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में, यानी कि भारत सरकार ने 1986 में आपका
क्या किया था, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की प्रारंभ का निर्णय लिया। इसके आधार पर मिशन के कार्यक्रमों को सन 1988 में क्या किया, लागू किया, यानी कि इसको लागू किया। उसके बाद में इनके कार्यक्रम का लक्ष्य जो रखा गया वो सन 1995 तक 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था, यानी कि 95 तक उनको साक्षरता का प्रदान करना था। इसके लिए समग्र साक्षरता अभियान 1990 में प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जन शिक्षण नियम 1988 के अंतर्गत कार्यक्रम चलाए गए। तो इस तरीके से आपका राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन था। अब बात करेंगे आपके बालवाड़ी। बालवाड़ी में आपको क्या बताएंगे, बालवाड़ी क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके उसमें पूछे जाते हैं। बालवाड़ी होता क्या है, बालवाड़ी का मतलब है कि 10 माह की अवधि हेतु प्रति बालवाड़ी खर्च जो आता है वो 6,000 रुपये आता है। प्रत्येक बालवाड़ी में औसतन 18 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि बालवाड़ी का मतलब होता है कि प्रत्येक बालवाड़ी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, प्रत्येक बालवाड़ी में औसतन जो होते हैं 18 बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको, और जो इसका खर्च आता है वो 6,000 के तकरीबन आपका आता है। तो इस तरीके से आपका बालवाड़ी का जो खर्च लागू होता है इस तरीके से। और स्थानीय समुदाय से, यानी कि स्थानीय समुदाय से एक युवा महिला शिक्षक का कार्य करती है। इसकी स्थापना जो है वो नगर पालिकाओं, यानी कि नगर महापालिकाओं के विद्यालयों, सामुदायिक स्थलों, शिक्षक गृह या पूजा स्थलों की जाती है। प्रथम ट्रस्ट इन स्थानों के किराए का भुगतान नहीं करता है, परंतु इनके लिए मूलभूत प्रशिक्षण तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। शिक्षण को प्रतिमाह, यानी कि प्रतिमाह जो रुपये होता है वो 250 को भुगतान प्रथम द्वारा किया जाता है। तो ये आपका बालवाड़ी होता है। अब बात करेंगे आपकी फिल्म स्ट्रिप, यानी फिल्म स्ट्रिप होता क्या है। हाँ, फिल्म स्ट्रिप के बारे में हम आपको बताएंगे फिल्म स्ट्रिप क्या है। एक फिल्म स्ट्रिप अप्रज्वलनशील लगभग 1 मीटर का एक टुकड़ा होता है, यानी कि क्या होता है, एक अप्रज्वलनशील लगभग का 1 मीटर का एक टुकड़ा होता है। यह पारदर्शी अस्थायी पिक्चरों का एक संबंधित क्रम होता है और 10 से 15 पिक्चर को अपने में समेटे होता है। ये पिक्चर ड्राइंग की संबंधित पंक्तियों भी हो सकती हैं अथवा फोटोग्राफ, चित्र या अन्य इसी प्रकार की क्रमबद्धता लिए हुए पिक्चर की समूह भी हो सकता है, जो अकेले प्रकरण या कहानी की व्याख्या करता है। इसे ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं है पेट्रोमैक्स की सहायता से जलाया जा सकता है। विभिन्न सूचनाएं इसमें जारी भी की जा सकती हैं। तो यही हमारा फिल्म स्ट्रिप है। फिल्म स्ट्रिप क्या है, जैसे मान लो एक फिल्म स्ट्रिप है जो अप्रज्वलनशील की तरीके से एक टुकड़ा होता है, उसमें आपको 10 से 15 पिक्चर भी होने की संभावना है, इसमें प्रदर्शित किया जाता है। तो यही आपका फिल्म स्ट्रिप होता है, यानी पे यहाँ पे आपको बिजली की आवश्यकता नहीं, पेट्रोमैक्स की सहायता से जलाया जाता है। तो यही आपका फिल्म स्ट्रिप होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मैं बताया। इसमें क्या, इसमें आपको मैंने सेक्शन ए के बारे में कंप्लीट किया। अब सेक्शन बी में आपको बताऊंगा कि इसमें आपका दे रखा है कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 2 शब्दों में होना अनिवार्य है। अब आपको इसमें हम बताएंगे कि उच्च शिक्षा, यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में बताएंगे। उच्च शिक्षा है क्या, इसमें आपको उच्च शिक्षा के बारे में बताएंगे। उच्च शिक्षा के यानी कि प्रश्न आपका आएगा कि उच्च शिक्षा में निजीकरण का वर्णन कीजिए। उच्च शिक्षा का निजीकरण का होता है कि आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में, यानी कि आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में निजीकरण का इतिहास बहुत अधिक पुराना नहीं है। सन 1960 में पीटर एफ ड्रकर के द्वारा अपने पुस्तक द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी में निजीकरण शब्द के प्रथम बार प्रयोग करने का संदर्भ मिलता है। इसके उपरांत उद्योग, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में इस विचार का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाने लगा।
आर्थिक कारणों में सोवियत संघ के पतन ने इस विचार में एक नई गति व दिशा प्रदान की है। आर्थिक कारणों में सोवियत संघ के पतन के इस विचार को एक नई गति व दिशा प्रदान की। इनकी पश्चिमी देशों में आई हुई परिवर्तन की इस बयार से भारत में अलग अलग न रह सका एवं उद्योग व व्यापार जैसे आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इसकी लहर तेजी से आने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश अत्यंत तीव्र गति से बढ़ रहा है तथा इसने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया गया है। निजीकरण से तात्पर्य उन क्रियाओं अथवा उद्यमों जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रबंधित किया जाता है और निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन या प्रबंधन हेतु हस्तांतरित करने की प्रक्रिया से है। व्यवहारिक रूप में निजीकरण से तात्पर्य स्वामित्व में एक शिक्षक परिवर्तन अर्थात सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करना। यही निजीकरण सरकारी व्यवस्था में व्याप्त आक्रमणीयता की स्थिति में सुधार लाने की असफलता में परिणत कही जा सकती है। तो ये आपकी उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण संकल्प था। अब यहाँ पे आपका निजी शिक्षाकरण यानी कि शिक्षा के निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक और जहाँ कुछ उच्च स्तरीय निजी संस्थाएं जो प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की दिशा सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर उनकी निजी संस्थाएं आज भी छद्म व स्तरहीन योजनाएं भी माध्यम से छात्रों और अभिभावकों के आर्थिक शोषण कर रही हैं। सरकार द्वारा संचालित व संपोषित शिक्षाओं अथवा संस्थाओं के दयनीय स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। यानी कि बात करते हैं तो आपके जो आपके पढ़ाई की फीस वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आज भी अगर आप फीस नहीं जमा कर पाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ पे से आपको कंप्लेन आती रहती है कि फ़ीस जमा करो, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से कंप्लेन आपकी उच्च शिक्षाओं में होती रहती हैं। अगर आपके पास शिक्षा लेना है तो आपको फ़ीस जमा करना है, अगर नहीं होता है तो आप लोग नहीं कर पाते। तो यही चीज़ें आपकी इसमें आपको बताया जा रहा है कि अब है यहाँ पे आपको दे रहा है थोड़ा और एक टॉपिक है, उसमें आपको बताऊँगा कि आवश्यक आधारभूत सुविधाओं जैसे कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, सामग्री, शिक्षक की आदि समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनका शिक्षण स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। शिक्षक व छात्र दोनों ही राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। शिक्षक के द्वारा ट्यूशन व कोचिंग पढ़ाया जाता है। विद्यालय में कक्षाएं नहीं बराबर कर चलती हैं। जैसी स्थितियां शिक्षा के निजीकरण की मांग के लिए केवल सजग वर्ग के लिए बाध्य किया गया है, वरन निजीकरण के मार्ग को प्रशस्त भी किया गया है। और यहीं पे थोड़ा और एक टॉपिक है कि परंतु बीमारी के इलाज के लिए दी गई दवा उसकी बड़ी बीमारी के कारण बन गई है एवं शिक्षा माफियाओं के ऐसे गिरोह का जन्म हो गया जो आर्थिक लाभ के लिए शिक्षा के सभी मानकों, व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहा है। तो ऐसे में उस शिक्षा का जो निजीकरण था, यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस तरीके से इसको आपको ऐसे लिखना है। इस पर थोड़ा डिस्कशन हो रहा है कि निजी विश्वविद्यालय तथा स्वायत्त पोषित महाविद्यालयों में भी शिक्षा का स्तर को बरकरार रखने के लिए गंभीर समस्या है। निजीकरण के विरोध में एक अन्य तर्क सरकार के द्वारा अपने शैक्षिक दायित्व में मुक्ति पाने के प्रयास को लेकर किया जाता है। वस्तुतः प्रजातंत्र में कोई उत्तरदायी अपने नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के दायित्व में से मुकरने का जोखिम नहीं उठा सकती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बावजूद भी शिक्षा का पूर्ण निजीकरण करना अथवा शैक्षिक निजीकरण का आधुनिकरण करना देश, समाज व शिक्षा जगत का भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इस तरीके से आपका वो शिक्षा था। अब इसको अब चाहे शिक्षा का यूनिसेफ, अब अथवा वाला क्वेश्चन करते हैं कि शिक्षा में यूनिसेफ की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि इसमें कैसे क्या लिखना है। इसमें आपको होता है कि शिक्षा में यूनिसेफ की भूमिका को स्पष्ट करना है कि यूनिसेफ की जो भूमिका है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूँगा क्योंकि टाइम कम होता है और आपको समझने भी थोड़ा कम होता है। तो ज़्यादा आपको बताने से इस तरीके से नहीं कि आप क्वेश्चन भी तैयार करना होता है। अगर इसका PDF चाहिए तो
मैं इसका आपका सॉल्यूशन अपडेट कराता रहता हूँ। कब आपको हमारी अगर वीडियो पिछली देखा जाए तो आपको मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कराता हूँ कि आपको सॉल्यूशन भी मिलता रहे और पढ़ने में भी थोड़ा आसानी हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। अब बात करते हैं उत्तर में प्रतिवेदन, यानी कि आपका हेडिंग होगा प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में आपका आएगा कि जून 1980 में, यानी कि जून 1980 में, ये आपका ये वाला होगा कि जून 1980 में शिक्षा क्षेत्र में यूनिसेफ की सहायता से विश्वव्यापी सर्वेक्षण और मूल्यांकन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा में यूनिसेफ के अधिक योगदान की सांख्यिकीय पूर्वावलोकन किया गया है। गुणात्मक मूल्यांकन से निम्नलिखित तथा प्रकाश में आए हैं। कौन कौन से? सभी बच्चों को प्रभावनात्मक ढंग से शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए व्यापक सुधार कार्यक्रम भी अभी तक कुछ ही निर्देश क्रियान्विकरण किया गया है। अधिकांश देशों में यूनिसेफ के सहयोग से अमूल सुधार तो संभव हुआ है, परंतु कुछ प्रगति अवश्य देखी गई है, और वह भी शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त इसके इनकी सहयोग से पठन पाठन सामग्री, विशेष रूप से पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित करने की राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने भी क्षमता मिली है। अब बात करेंगे कि विद्यालयों में पाठ्यक्रम में पानी, भोजन, आहार, स्वास्थ्य और बच्चों के पालन पोषण आदि संबंधित शिक्षा को समावेश कराने में बहुत सफलता नहीं मिली है। प्रायः स्कूल शिक्षा में रुचि बढ़ रही है और समुदाय के आधार बनाकर कई स्थानों पे रोचक शुरुआत की जा चुकी है। और यहाँ पे बात करते हैं आपकी कि यूनिसेफ का सहयोग। अब सहयोग क्या है? सहयोग में थोड़ा भी आप लोग आपका हेडिंग होगा कि यूनिसेफ का सहयोग। हेडिंग में आपका क्या आएगा दोस्तों? यूनिसेफ का सहयोग, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना होगा यूनिसेफ का सहयोग। उसके बाद में आपका होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लिखना है कि इन पर्यवेक्षण के आधार पर शिक्षा यूनिसेफ का सहयोग स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप से लक्षित हुआ है। पहला आपका होगा यूनिसेफ की रुचि विशेष क्षेत्र में बच्चे का जीवन, उसकी देखरेख, सुरक्षा, यानी कि बात करते हैं तो आपका होगा पहला, यानी कि देख रेख हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है यूनिसेफ, यानी स्कूलों में पुनर्विन्यास के लिए बच्चों को की सहायता देगा, जो प्रायः सुसंगठित आधार पर, यानी कि सुसंगठित के आधार पर आपका ये चीज़ें बनाई जाएंगी। उसके बाद फिर आपका तीसरा आ जाएगा यूनिसेफ पारंपरिक रीतियों को उपेक्षा न करते हुए छोटे बच्चों की देखरेख और विकास के लिए नए उपायों की खोज की सहायक होगा। फिर आपका पांचवा हो जाएगा कि यूनिसेफ, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा यूनिसेफ की सहायताओं से की सेवा प्राप्त समूहों के लिए, विशेष रूप से लड़कियों व महिलाओं के लिए, कम आय वाले परिवारों के लिए अपनी योजना का धन लागत लगाता रहेगा। अब बात करें छठवां आपका यूनिसेफ राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रयोग के लिए निरीक्षण सूच को मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स की पद्धतियां सहायक होंगी। अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आपका मूलभूत सेवाएं। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मूलभूत सेवाएं। आपको मूलभूत सेवाएं में थोड़ा लिख लेना होगा कि इनमें से पहले सुझाव में मूलभूत सेवाओं का उल्लेख है। उसके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, जल स्वास्थ्य, बच्चों को देखरेख, आय वृद्धि आदि से संबंधित अन्य बुनियादी सेवाओं को योजना बनाने में, उन्हें क्रियान्वित करने में, उन्हें बनाए रखने में और उनके लाभप्रद प्रयोग में मुख्य भूमिका निभा सकता है। शिक्षक रूढ़िगत प्रशिक्षण के साथ साथ ऐसे अन्य क्षेत्रों में उलझ रहे हैं जो अभी तक शिक्षा क्षेत्र, यानी कि शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। यूनिसेफ ऐसे अध्ययन को सर्वाधिक प्राथमिकता देता है जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, आहार के बारे में भी जानकारी दे सकता है, यानी कि उसमें वृद्धि भी होगी जो पहले से ही बहुत बोझिल है, और राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान को रखकर विभिन्न वातावरण में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता को देखते हुए पाठ्यक्रम में आमूल सुधार किया जाना आवश्यक है। यूनिसेफ का शिक्षा का विस्तृत है। इसमें बच्चे के जीवन, सुरक्षा, देखरेख, उसे पढ़ा लिखा कर तैयार करने से संबंधित उनका लाभप्रद गतिविधियाँ हैं। अब आपका आता है प्रौढ़ शिक्षा। क्या है प्रौढ़ शिक्षा?
क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। यानी कि प्रौढ़ शिक्षा में आपको पहले में थोड़ा बहुत बताया था कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, इसके अंतर्गत बताने वाली सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। इसमें आपके जो उपयोगिता हैं उसके बारे में बहुत थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। प्रौढ़ शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाएगा जो दीर्घ आयु के होते हैं अथवा सामान्य रूप से जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होती है। प्रौढ़ शिक्षा के विषय में यह धारणा प्रचलित है कि निरक्षर को साक्षर बनाया जाए और सीखना, पढ़ना या गणना का ज्ञान कराना उनका कार्य है। 1947 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सभी सभा में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल वयस्क को साक्षर बनाना मात्र नहीं अपितु उसके अंतर्गत सभी प्रकार की शिक्षा आती है जो नागरिक को जनतांत्रिक व्यवस्था को विवेकपूर्ण सदस्य बनाए। यहाँ पे आपको प्रोफेसर मुखर्जी के अनुसार कहा गया है, यानी कि मुखर्जी जी के अनुसार कहा गया है इनका क्या, उन्होंने कहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षा का व्यापक ऐसी शिक्षा कही जा सकती है जिसमें वे सब प्रकार के अनुदेशन, चाहे वे औपचारिक हों या अनौपचारिक आ जाते हैं, जो प्रौढ़ को दिया जाए। अब प्रौढ़ शिक्षा की उपयोगिता क्या है। प्रौढ़ शिक्षा का उपयोगिता उसके व्यापक उद्देश्यों से स्पष्ट है। के.जी. सईदेन के अनुसार कहा गया है कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न राष्ट्र के सभी स्त्री पुरुषों को परस्पर मिलाकर एक मैत्री भाव उत्पन्न करना है। प्रौढ़ शिक्षा की उपयोगिता जीवन में विभिन्न जागरूकता लाने और प्रौढ़ों की कार्यात्मकता दृष्टि के कुशल बनाने तथा आज के युग में अनुसार प्रगतिशील बनाने की संक्षेप प्रौढ़ शिक्षा का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला होता है आपको उनका कि साक्षरता का प्रोत्साहन देना। दूसरा आपका आता है व्यावसायिक कुशलता को प्रवीण बनाना। तीसरा आपका आता है प्रौढ़ों को व्यापक कार्यात्मकता की शिक्षा देना। चौथा, प्रौढ़ों में नवीन परिवर्तन को चेतना जागृत करना। छठवां, प्रौढ़ों की समाज में सांस्कृतिक प्रति अनुराग भाव विकसित करने का बल देना। सातवां आपका होगा प्रौढ़ों में सामाजिक चेतना का विकास करना। ये आपकी उपयोगिता में बता रहा हूँ कि आपकी उपयोगिता क्या क्या है। फिर आपका आठवां आता है कि पारिवारिक जीवन में गुणात्मक सुधार लाना। आपका फिर 10वां आएगा, यानी कि 10वां आपका आएगा कि उनमें सामाजिक बुराइयों अति संवेदनशीलता जागृत करना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आएगा यानी कि 11वां आपका आएगा प्रौढ़ों के स्वस्थ एवं अच्छे रहने के सजग रहना। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आएगा कि महिलाओं एवं कमजोर वर्ग को उत्थान करने 11वां। 12वां आपका आ जाएगा कि प्रौढ़ों को स्वस्थ एवं अच्छे रहने के लिए सजग करना। फिर आपका इसमें आपका हो जाएगा कि समाज सेवा और समाज हित के भावों को प्रौढ़ों से विकास करना। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा कि मोटे तौर पर यह साक्षरता कार्यात्मक साक्षरता तथा जागरूकता जैसे गुणों को विकास पर बल देता है। अब आपका परंपरागत शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा के अंतर बताइए, यानी कि परंपरागत और दूरस्थ शिक्षा क्या है। परंपरागत एवं दूरस्थ शिक्षा के बीच अंतर निम्नलिखित रूपों से स्पष्ट है। यहाँ पे आप लोग अंतर लिखेंगे, यानी कि परंपरागत शिक्षा के अंतर्गत आपका आएगा, यानी कि यहाँ पे आपको लिखेंगे पहला आपका परंपरागत, यहाँ पे आएगा आपका दूसरा दूरस्थ हो जाएगा, यहाँ पे परंपरागत हो जाएगा। यहाँ पे पहले में आप लिखेंगे कि शिक्षण संस्थाओं में द्वारा संचालित होती है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे शिक्षण संस्थाओं द्वारा संचालित होता है। दूसरे में आप लिखेंगे, यानी कि इसमें आगे पहला आपका आएगा कि शिक्षण संस्थाओं को आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा इसमें आप लिखेंगे शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। इसमें आप दूसरा लिखेंगे दूरस्थ में कि शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होते हैं। तीसरा लिखेंगे इसमें आपका एक निश्चित शिक्षण विधि द्वारा से शिक्षार्थियों को शिक्षण दिया जाता है। इसमें आपका लिखेंगे तो इस तरीके से शिक्षा हेतु शिक्षण विधि का कोई स्वरूप प्रायः स्पष्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग लेंगे। फिर आपका चौथा आ जाएगा यहाँ पे कि शिक्षा निश्चित समय द्वारा संस्था में अटेंडेंस, यानी कि अटेंडेंस की अनिवार्यता होती है। यहाँ पे आपका आएगा कि यहाँ पे आपका चौथा आएगा कि विद्यार्थियों के अवकाश काल का सदुपयोग कोई समय सारणी की आवश्यकता नहीं होती है तथा उपस्थिति नहीं है। अब आपका आएगा यहाँ पे आपका पांचवा आएगा कि अध्यापक तथा शिक्षार्थी आमने सामने होते हैं। इसमें आपका दूरस्थ वाले में कि संचार के साधनों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर का आदि का उपयोग होता है। फिर आपका सातवां आता है इसमें आपका छठवां आता है आपका कि इस शिक्षा को बहुत से
छात्र बीच से ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार इसमें अपव्यय व अवरोधन पाया जाता है। और दूरस्थ वाले में क्या होता है कि इससे छात्र बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ते, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा उपव्यय व अवरोधन की कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आपका अंतर समझ में आया होगा। अब आपको बात करेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या रहा है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है वो आपको अक्टूबर 1998 में, यानी कि 1998 में आपका होगा, 1998 में आयोजित राज्यों में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के पूर्व सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा विकसित हुआ है। सन नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अध्ययन बनाए गए प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष बनाए गए मानव संसाधन के विकास मंत्री रहे। इसके लक्ष्य जो हैं वो 6.14 यानी कि आयु के सभी बच्चे सन 2003 तक स्कूल शिक्षा गारंटी योजना के केंद्र में कोर्स में आ जाएं। दूसरा आता है यहाँ पे आपका सन 2007 के सभी बच्चों को 5 वर्ष, यानी कि 2007 के अंतर्गत के 5 वर्ष के प्राथमिक शिक्षा को पूरी हो जाना चाहिए। तीसरा आता है 2010 तक 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा को पूरी हो जाए। चौथा आपका आता है 2010 के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले को संख्या शून्य हो जाए। पांचवा आता है कि सभी लड़के लड़कियों और सामाजिक वर्ग के अंतरों को प्राथमिक स्तर पर सन 2007 तथा और उच्च प्राथमिक स्तर में सन 2010 तक समाप्त कर दिया जाए। छठवां आपका आता है जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए भी सभी को संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कर दी जाए। तो इस तरीके से आपको सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य रहा। अब शिक्षा में नवाचार क्या है। शिक्षा का नवाचार जो आपका भूमिका रही कुछ इस प्रकार से है कि व्यक्ति एवं समाज में हो रहे परिवर्तन, यानी कि व्यक्ति यहाँ पे आपका व्यक्ति और समाज, यहाँ पे आपका आएगा व्यक्ति और समाज में हो रहे परिवर्तनों को प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। बदलते शैक्षिक परिवेश में उन आकांक्षाओं तथा लक्ष्य को प्राप्ति आज अधिक सुगम हो गई है। शिक्षा को समयानुकूल बनाने के लिए क्रियाकलापों को नूतन, यानी कि जागरूक होना पड़ा। इसमें शिक्षा व्यवस्थित पारंपरिक ना रहकर नवाचारी हो गई है। पर नवाचार में निम्न प्रकार भी समझ सकते हैं। यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जा रही है, लेकिन उस विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक कंप्यूटर की महती आवश्यक से परिचित हैं। सभी के सम्मिलित विचारों और प्रयासों से यदि विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है तो उस विद्यालय में एक नवाचार होगा। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नई नई चीज़ें आपको इसमें आपको सीखने को मिलती है। यानी किसी विद्यालय में प्राइमरी विद्यालय पढ़ाई जा रही है, परिवर्तित व्यवस्थाओं के अंतर्गत नवाचार में आज आवश्यकता है। इसके पाठ्य पुस्तकें प्रशिक्षण सामान्य सारणी से परिवर्तन करना चाहिए। फिर आपको इसमें आपको है कि किसी विद्यालय में किसी विशेष शिक्षा प्रक्रिया अपनाया गया जाता है, लेकिन अधिकांश समाज के लोग, बच्चे और अभिभावक उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। समय समय पर उस व्यवस्थाओं को द्वारा तरीके आलोचना भी की जाती है। ऐसी स्थिति में प्रबंधक विद्यालयों और रूढ़िवादी होंगे। तो इस तरीके से आप लोग ये हो जाता है। फिर आपको भारत में उपग्रह कार्यक्रम में टिप्पणी लिखिए और दूर शिक्षा के साधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर छठवां आता है लोक बिंबिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और शिक्षा में, अथवा ये आपका ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, शिक्षा में उदारीकरण पर टिप्पणी लिखिए। और फिर आपका आता है खंडसा नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। यानी कि आपके जो सिलेबस चल रहा है, सिलेबस में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि भारत में उपग्रह और लोक जिम्बिश के पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। और ये आपका जो चूँकि ये आपके ज़्यादा लॉन्ग है तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वहीं से समझ में थोड़ा अच्छे से आएगा। लिखना भी कैसे है तो वहीं से आपको सारी चीज़ पता हो जाएगा। सातवां आपका क्वेश्चन नवाचार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आठवां आपका शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग एवं महत्व का वर्णन कीजिए। फिर आठवां आपका शिक्षा यानी प्रौढ़ शिक्षा से क्या तात्पर्य है, प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। 10वां आपका श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण कीजिए तथा उनकी उपयोगिता बताइए। 11वां आपका था शिक्षा की तकनीकी को परिभाषित कीजिए तथा शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख घटकों को विवेचना कीजिए। तो इस तरीके से आपका पेपर बन के आता है। अगर
वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। और इतना मैं आपके प्रति जागरूक हूँ, आपको जागरूक कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत सिखाने का अवसर मिल रहा है, तो थोड़ा एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। और फटाफट दूसरे आपके जो छात्र हैं उनको भी शेयर करिए, क्योंकि इस तरीके से जो टाइम और अवसर है दूसरी बार नहीं मिलता है। दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ को। और मैं इसका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके सारे क्वेश्चन में बताऊंगा। इसमें सारे आपको एक एक क्वेश्चन के एक आंसर आपको वहाँ पे ज़रूर बताया गया है, ज़रूर पढ़ें वहाँ से। और मैं अगली वीडियो के साथ जरूर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।